नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों की ओर। हरिद्वार में छोटे से गांव की वंदना कटारिया में ओलंपिक में प्रतिभा लोहा मनवाने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी वंदना कटारिया ने टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रच दिया है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच में वंदना ने 3 गोल दागे और टीम को जीत दिलाने में मुख्य भूमिका निभाई। वंदना ने ओलंपिक में हैट्रिक लगाकर पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी का यह खिताब अपने नाम कर लिया है। बता दें कि 1984 के बाद किसी भारतीय ओलंपिक में हैट्रिक नहीं लगाई थी और ऐसे में वंदना ने ऐतिहासिक उपलब्धि से दिवंगत पिता को श्रद्धांजलि दी है। अपनी तैयारियों के चलते वो पिता के निधन पर भी गांव नहीं आ सकी थी। वंदना की इस उपलब्धि पर परिजनों और ग्रामीणों ने जिले के खेल अधिकारियों में जश्न का माहौल बना हुआ है। ऐसे में बहादुराबाद ब्लॉक क्षेत्र के गांव रोशनाबाद निवासी वंदना कटारिया ने पढ़ाई के साथ ही हॉकी को अपना करियर बनाने के लिए जी जान से मेहनत की है। वंदना कटारिया का जो जन्म है 15 अप्रैल 1992 में रोशनाबाद में ही हुआ और वंदना कटारिया ने पहली बार जूनियर अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में 2006 में प्रतिभाग किया था। वर्ष 2013 में देश में सबसे अधिक गोल करने में वो सफल रही और जर्मनी में हुए जूनियर महिला विश्व कप में वंदना कटारिया कांस्य पदक विजेता बनी। वंदना ने हॉकी में फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और वो भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान भी रह चुकी है। महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने कहा है कि देवभूमि को देवी की भूमि के नाम से भी पहचान दिलाने के लिए सरकार के साथ ही समाज को भी काम करने की जरूरत है। रेखा आर्या ने कहा है कि सामाजिक सोच बदलने से ही बेटियों को सम्मान, अवसर और बराबरी का हक और आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। उन्होंने आगे कहा कि कोरोना के संक्रमण के कारण माता पिता खो चुके बच्चों को संरक्षण देने के लिए अगस्त प्रथम सप्ताह में मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना शुरुआत की जाएगी। शनिवार को विकास भवन के सभागार में आयोजित किए गए मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट वितरण कार्यक्रम का बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने शुभारंभ किया है। उन्होंने जिला में 30 मां बेटी को महालक्ष्मी किट वितरित की और उन्होंने कहा कि जिले में अप्रैल से जून तक जन्मी 741 बालिकाओं को विकासखंड स्तर पर महालक्ष्मी किट वितरित की जाएंगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में वर्तमान लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों से संप्रेक्षित 960 महिलाएं हैं और लिंगानुपात के इस अंतर को समाप्त करने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। जिला पंचायत अध्यक्ष सोना राजवाण, भाजपा जिला अध्यक्ष विनोद रतूड़ी, जिलाधिकारी इवा आशीष श्रीवास्तव ने सरकार की योजनाओं की जानकारी देते हुए इनको जन जन तक पहुंचाने पर जोर दिया है। और उत्तराखंड कांग्रेस ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि वो भू खनन पर एक सर्वदलीय कमेटी बनाए। शनिवार को की गई कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और केदारनाथ के विधायक मनोज रावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भू कानून पर मुख्य सचिवों की अध्यक्षता में कमेटी बनाए जाने की घोषणा से असहमति प्रकट की है। उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार को एक सर्वदलीय कमेटी बनानी चाहिए। बता दें कि मुख्यमंत्री धामी ने शुक्रवार को कहा था कि राज्य में भू खनन, नजूल नीति और वर्ग 4 की भूमि को लेकर कई तरह की दिक्कतें हैं और इन सभी के लिए कमेटी बना रहे हैं। मुख्य सचिव को यह जिम्मा सौंपा गया है और वो बहुत अनुभवी हैं। ऐसे में एनएचआई के प्रमुख रहते हुए उन्होंने भूमि संबंधी कई मामले भी सुलझाए हैं। वो ऐसे मामलों में विशेष माने जाते हैं। मुख्यमंत्री एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में ये बोलते हुए नजर आए, जहां उन्होंने कहा कि गैरसैंण के ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में विकसित किया जाएगा और उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में जो जिम्मेदारी उन्हें मिली है उसे जन अपेक्षाओं के अनुरूप पूरा करने का सतत प्रयास किया जाएगा। ऐसे में वो बोलने पर कम और करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, ये भी कहा गया। और राज्य हित में उन्होंने अब तक 50 से ज्यादा फैसले लिए हैं। राज्य के हर क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हमारा एजेंडा है। उन्होंने कहा कि गैरसैंण जन भावनाओं का केंद्र है और वो ग्रीष्मकालीन राजधानी के अनुरूप सभी आवश्यक व्यवस्थाओं और सुविधा का तेजी के साथ विकास किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि देवस्थानगत और बोर्ड प्रदेश के पर्यटन तीर्थटन से जुड़ा विषय है। इसे लेकर सभी संबंधित पक्षों से वार्ता का निर्णय लिया गया है। इसमें किसी भी हित प्रभावित ना हो और इसके लिए उच्च स्तरीय का समिति का गठन किया गया है। भगवान शिव के पावन धाम जागेश्वर में दर्शन करने गए
आंवला के भाजपा सांसद धर्मेंद्र कश्यप वीआईपी अवागत न होने पर इतना भड़के कि मंदिर प्रबंधन कमेटी के लोगों के साथ गाली गलौज कर बैठे। प्रबंधक भगवान भट्ट ने साथ ही उन्होंने धक्का मुक्की की और जब भीड़ इकट्ठी हुई तो चुपचाप वहां से निकल गए। धर्मेंद्र कश्यप की गाली गलौज का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। बता दें कि जागेश्वर धाम के कपाट संध्याकालीन आरती के बाद रोज शाम 6 बजे बंद कर दिए जाते हैं और फिर अगले दिन सुबह ही खुलते हैं। ऐसे में प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक शनिवार को शाम करीब 6 बजे भाजपा सांसद धर्मेंद्र कश्यप कुछ समर्थकों के साथ मंदिर पहुंचे। कपाट बंद होने की तैयारियां होता देख वो भड़क गए और प्रबंधन कमेटी के लोगों से भाजपा का सांसद होने के धौंस जमाते हुए कपाट खोलने की बात कहने लगे। मंदिर प्रबंधक समिति के प्रबंधन भगवान भट्ट ने धार्मिक मान्यताओं का हवाला देते हुए ऐसा करने से इनकार कर दिया तो आपे से बाहर हुए सांसद ने गाली गलौज की और इसके साथ ही भगवान भट्ट के साथ हाथापाई शुरू कर दी। धक्का मुक्की के साथ साथ शोर शराबा होने पर मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। लोगों ने सांसद के बर्ताव का विरोध करना शुरू किया तो धर्मेंद्र कश्यप चुपचाप वहां से निकल गए। मंदिर समिति के प्रबंधन भगवान भट्ट और स्टाफ ने इसकी जानकारी भनोली की एसडीएम मोनिका को दी। ऐसे में एसडीएम ने बताया है कि मामला संज्ञान में आया है जिसका ब्यौरा मंगाया जा रहा है। डीएम नितिन सिंह भदौरिया को भी अवगत कराया गया है और सांसद धर्मेंद्र कश्यप के मीडिया प्रभारी राहुल कश्यप का कहना है कि सांसद दर्शन करने गए थे और वहां भक्तों से दर्शन करने के लिए 1000 रुपए की वसूली की जा रही थी। ऐसे में सांसद से जब पैसे मांगे गए तो उन्होंने मना कर दिया और दर्शन करने के आगे बढ़ गए। इसी पर मंदिर प्रबंधन ने गाली देना शुरू कर दिया और इसी पर उन्हें पलटवार जवाब दिया गया है। हिंदू महासभा के अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल का कहना है कि जागेश्वर जैसे पवित्र धाम में अभद्रता करना अशोभनीय है। अगर प्रशासन ने जांच कर कथित सांसद के खिलाफ धार्मिक भावना आहत करने के आरोप में मुकदमा दर्ज नहीं किया तो महासभा सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो जाएगी। और चारधाम यात्रा शुरू करने की मांग को लेकर बद्रीनाथ धाम के हककुधारियों ने शनिवार को भी पुंडुकेश्वर में रैली निकाल कर प्रदर्शन किया है। बता दें बद्री संघर्ष समिति के अध्यक्ष राजेश मेहता ने कहा है कि 5 अगस्त को बद्रीनाथ धाम में महापंचायत आयोजित की जा रही है जिसमें धाम से जुड़े सभी लोग शामिल होंगे। बताते चले कि महापंचायत में यात्रा शुरू कराने को लेकर आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। कहा गया है कि धाम में कारोबार करने वाले लोगों को बहुत नुकसान हुआ है। अब जब सब कुछ खुल चुका है तो चारधाम यात्रा पर ही पाबंदियां क्यों? ऐसे में यात्रा शुरू होगी तो लोगों की आजीविका चलती रहेगी। पर्यटन से जुड़ी 12 विभिन्न संस्थाओं ने एक मंच पर आकर उच्च न्यायालय की ओर से चारधाम पर 18 अगस्त तक रोक लगाए गए निर्णय पर चर्चा की है। संस्थाओं के पदाधिकारियों ने चारधाम यात्रा शुरू करने की मांग की है और साथ ही संयुक्त मोर्चा पर्यटन उद्योग के साथ टैक्सी मैक्सी और एसोसिएशन ट्रैवल ट्रेड और एसोसिएशन टूर ऑपरेटर एसोसिएशन, पंचपुरी टेम्पो ट्रैवलर्स यूनियन, हरिद्वार होटल एसोसिएशन, धर्मशाला समिति, बोलेरो एसोसिएशन, टाटा सुमो एसोसिएशन और कई अन्य ट्रांसपोर्ट से जुड़ी संस्थाओं ने इस पूरी बैठक में प्रतिभाग किया और बैठक की अध्यक्षता ट्रैवल व्यवसायी अरविंद खनेजा ने की है। बताते चले कि संयुक्त मोर्चा पर्यटन उद्योग के संयोजक अभिषेक अहलुवालिया ने कहा है कि सरकार को जल्द से जल्द चारधाम यात्रा खोल देनी चाहिए क्योंकि ये यात्रा न केवल यात्रा है बल्कि बहुत से लोगों की आजीविका से जुड़ी है। इसी बीच पूरी तरह से चुनावी मोड में दिख रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उनकी सरकार ने सूबे के आला अफसरों को ताश के पत्तों की तरह फेंट रही है। बता दें कि शनिवार की देर रात 4 जिलाधिकारियों समेत 34 वरिष्ठ आईएएस अफसरों को इधर से उधर कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि कुछ अरसे पहले ही बड़े पैमाने पर सचिवालय के अफसरों के महकमे में बदलाव किया गया था। ऐसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद जहां बीते दिन शासन के कार्यभार में बड़ा फेरबदल किया गया था तो वहीं अब जिलों के जिलाधिकारियों समेत अन्य आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। शनिवार देर रात जारी किए गए तबादलों की लिस्ट में 34 आईएएस अधिकारियों के नाम शामिल हैं जिसमें मुख्य रूप से स्मार्ट सिटी के सीईओ आशीष श्रीवास्तव को अपर सचिव सूचना प्रौद्योगिकी की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। उनसे स्मार्ट सिटी के सीईओ की जिम्मेदारी लेकर आर राजेश कुमार को दे दी गई है। यही नहीं बल्कि अपर मुख्य सचिव राधा को भी उच्च पद की जिम्मेदारी सौंप दी गई है।
उत्तराखंड पुलिस इनामी बदमाशों की धरपकड़ के लिए शुरू की गए खास अभियान कर रही है। ऐसे में इस अभियान के तहत सालों से फरार चल रहे बदमाशों की गिरफ्तारी करने का लक्ष्य रखा गया है। बता दें कि ये मिशन 31 अगस्त तक चलाया जाएगा और 1 महीने के अंदर ज्यादा से ज्यादा फरार बदमाशों को पकड़कर सलाखों के पीछे किए जाने वाला है ये भी अभियान। इसी बीच उत्तराखंड पुलिस के प्रवक्ता और डीआईजी नीलेश आनंद भरने ने बयान देकर कहा है कि बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस, एसओजी और एसटीएफ की टीम काम करेगी। ताजा आंकड़ों के मुताबिक उत्तराखंड में लगभग 545 वांछित अपराधी हैं और वहीं 150 इनामी अपराधी भी शामिल हैं, जिसमें 50 उत्तराखंड के हैं जबकि 100 अपराधी बाहर से आकर यहां छुपे हुए हैं। ये दूसरे राज्यों के अलावा नेपाल से भी आए हैं और इसके अलावा राज्यों में लगभग 1396 स्ट्रीटर हैं और 561 अपराधी अभी भी सक्रिय हैं। उत्तराखंड पुलिस आज से प्रदेश के इनामी बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए 1 महीने का विशेष अभियान चलाने जा रहे हैं। बता दें कि डीआईजी नीलेश आनंद भरने का यह कहना है कि ऐसे बदमाश जो काफी समय से फरार चल रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस 1 महीने तक बड़े कदम उठाएगी। देहरादून में ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 भाइयों की दर्दनाक मौत हो गई है। हादसा शुक्रवार की देर रात बसंत विहार थाना क्षेत्र के अंबीवाला के 30 स्टेट पर हुआ, जहां मोटरसाइकिल पर सवार 2 भाइयों को ट्रक ने टक्कर मार दी है। ट्रक चालक मौके से फरार हो गया है और दोनों भाइयों को घायल अवस्था में चीता पुलिस द्वारा 108 की मदद से प्रेमनगर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सक द्वारा दोनों को ही मृत घोषित कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक मृतक सगे भाई थे, जिनकी प्रेमनगर में ऑप्टिकल की दुकान थी। दोनों शुक्रवार की रात दुकान बंद कर मोटरसाइकिल से अपने घर नया गांव पटेल नगर जा रहे थे कि अचानक से पीछे से आ रहे एक ट्रक ने ओवरटेक करते समय मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और उनकी मौत हो गई है। बताते चलें कि पीड़ित परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। मार्केट पर तीर्थनगरी ऋषिकेश में पर्यटकों की चहलकदमी दिखी है। तपोवन और स्वर्गाश्रम, लक्ष्मण झूला, मुनिकोरती और आसपास के क्षेत्र सैलानियों से गुलजार रहे हैं। ऐसे में क्षेत्र पर्यटकों की चहलकदमी देख स्थानीय पुलिस प्रशासन व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने में जुटा है। होटल और कैंप भी पर्यटकों से पैक रहे और ऐसे में टिहरी गढ़वाल स्थित पर्यटन स्थल कैंपटी में मुख्य झील में भरने से पर्यटन परेशान रहे। ऐसे में आपको बता दें, इस दौरान पुलिस ने 53 लोगों का सत्यापन किया है और थाना अध्यक्ष नवीन चंद्र जुराल ने बताया है कि वीकेंड के चलते कैंपटी में शनिवार को 123 वाहनों से 615 पर्यटक यहां पहुंचे। इस दौरान बेनमाज घूमने वालों पर चालान भी काटा गया और इस एक्ट के तहत 9 लोगों का चालान किया गया है। कैंपटी की मुख्य झील में मलबा आ गया था और इससे पर्यटकों को नहाने में खासा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो इधर आपको बता दें कि मसूरी में बिना मास्क घूमने पर 9 और सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन पर 60 लोगों का चालान किया गया है। इनसे करीब 10,500 रुपए का जुर्माना भी वसूला गया और शनिवार में इस क्षेत्र में पर्यटकों की आवाजाही होने से व्यापारियों, होटल व्यवसायों और कैंप संचालकों के चेहरे खिल उठे हैं। बताते चलें कि होटल और कैंपों का लुत्फ उठाने के लिए पर्यटकों ने ऑनलाइन बुकिंग की थी। शिवपुरी, तपोवन, घट्टूगाड़ और मोहनचट्टी, बैरागढ़, रत्तापनी और ऐसी तमाम जगहों पर सैलानियों से ये जगह गुलजार रही। ऋषिकेश मुख्य बाजार में भी वाहनों का दबाव न बढ़े, इसके लिए पुलिस प्रशासन ने श्यामपुर चौकी बाईपास से वाहनों का रूट डायवर्ट कर दिया गया। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में करीब 38 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। बता दें कि वहीं एक भी मरीज की मौत हालांकि नहीं हुई है, लेकिन सभी का इलाज फिलहाल किया जा रहा है। वहीं एक भी मरीज की मौत नहीं हुई और इसके साथ ही 56 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेज दिया गया है। इसी बीच सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 632 रह गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किए गए बुलेटिन के अनुसार शनिवार को रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी में एक भी संक्रमित मरीज सामने नहीं आया है। प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या अब 34,000 से भी पार कर चुकी है। इसके साथ ही 3,28,108 लोग कोरोना से ठीक भी हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना के चलते अब तक कुल 7,362 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं प्रदेश
में ब्लैक फंगस का खतरा भी अब कम हो गया है। तीसरे दिन भी प्रदेश में नए मामले सामने नहीं आए और ना ही कोई मौत हुई है। ऐसे में 9 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेज दिया गया है। प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या 555 हो गई है और 124 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 230 मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं। राज्य में 18 साल से अधिक उम्र के लगभग 63 लाख लोगों को कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई जानी है, जबकि 33 लाख लोगों को अभी कोविड का पहला टीका भी नहीं लगाया गया। दिसंबर तक प्रदेश में 100% टीकाकरण के लिए राज्य को 1 अगस्त से 31 दिसंबर तक हर महीने कम से कम 20 लाख वैक्सीन की जरूरत है। और उत्तराखंड के बाजपुर में शनिवार की देर रात मूसलाधार बारिश होने से बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। यहां बारिश से लवड़ा नदी उफान पर है, जबकि बाजपुर और हल्द्वानी स्टेट हाईवे जलमग्न हो गया है, जिससे यातायात भारी प्रभावित हुआ है। कुछ वाहन तो सड़क में ही फंस गए और बाढ़ के पानी ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। बताते चलें कि दफ्तर के सामने भी जल भराव हो गया है और केंद्रीय मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए उत्तर भारत में कुछ राज्यों में भारी बारिश के आसार जताए हैं। इन राज्यों में उत्तराखंड भी शामिल है। और बताते चलें कि राज्य मौसम विभाग ने आज रविवार को देहरादून समेत 3 जिलों में तेज बारिश की आशंका जताई है। सोमवार से 3 दिन तक राज्यों में कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है और मौसम विज्ञान केंद्र निदेशक बिक्रम सिंह के मुताबिक रविवार को देहरादून, नैनीताल और चंपावत में कहीं कहीं गरज के साथ तेज बारिश की संभावना है। उत्तरकाशी के मस्ताड़ी गांव के लोग 24 साल से खौफ के साए में रहने को मजबूर हैं, लेकिन प्रशासन उनकी तकलीफ से आंखें मूंद कर बैठा है। इस गांव को बचाने के लिए सुरक्षात्मक कार्यक्रम की भूवैज्ञानिक की सलाह फाइलों में ढेर दबी हुई है और ऐसे में घरों के नीचे से पानी निकल रहा है और दीवारों पर पड़ी दरारें लोगों को डरा रही हैं। बता दें कि लेकिन प्रशासन शायद किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा है। ये गांव जिला मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर दूर है। मस्ताड़ी गांव में साल 1991 में आए भूकंप के बाद भू धसाव शुरू हो गया था। भूकंप में गांव लगभग सभी मकान ध्वस्त हो गए थे और ऐसे में बस गनीमत ये रही कि किसी की जान नहीं गई। साल 1997 में प्रशासन ने गांव का भूगर्भीय सर्वेक्षण भी कराया था। ऐसे में भूवैज्ञानिक ने गांव में तत्काल सुरक्षात्मक कार्य का सुझाव दिया था, लेकिन 24 साल बीत जाने के बाद भी प्रशासन की नींद नहीं टूटी है। स्थिति यह है कि गांव धीरे धीरे धंसता जा रहा है। धंसाव के चलते रास्ते ध्वस्त हो रहे हैं और बिजली के पोल तिरछे हो चुके हैं और पेड़ भी धंस रहे हैं। ऐसे में इसी गांव में रहने वाली बबीता देवी ने बताया है कि उनकी शादी 3 साल पहले हुई थी और वो तभी से घरों में नीचे से आ रहे पानी की समस्या को देख रही हैं। उनके पूरे मकान में दरारें पड़ चुकी हैं और कई बार अधिकारी आते हैं और दरारें देखकर चले जाते हैं। ग्रामीण शंकर सेमवाल ने भी कहा कि उनके किचन से करीब 2 साल से पानी निकल रहा है। कई बार गुहार लगाने के बावजूद अब तक कोई सुनवाई नहीं की गई है। उत्तराखंड स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।